बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को दो अदवार में तकसीम किया जा सकता है। एक इमाम ख़ुमैनी के इनक़िलाब से क़बल के ईरान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और दूसरा बाद अज़ इनक़िलाब के ताल्लुकात। शाही दौर में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार रहे, बल्कि एहसानात के लिहाज से ईरान का पलड़ा भारी रहा। ईरान पहला मुल्क था जिसने क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद उसे तस्लीम किया। ईरान ने पाकिस्तान की नौज़ायदा रियासत को अपने पाँव पर खड़ा करने में भी मदद की। सबसे बड़ा एहसान ये किया कि 1965 और 1971 की जंगों में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये काम तब इसलिए भी आसान था कि शाही ईरान और पाकिस्तान दोनों अमरीकी कैम्प में रहे। दूसरा दौर इमाम ख़ुमैनी के इनक़लाब के बाद शुरू होता है और इसे हम लव एंड हेट ताल्लुक़ का दौर कह सकते हैं। इस दौर के बारे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के एहसानात का पलड़ा भारी रहा, लेकिन ईरान का रवैया दरपर्दा हलीफाना की बजाय हरीफाना रहा। इनक़लाब के बाद ईरान अमरीकी कैम्प से निकल गया और पाकिस्तान हस्ब साबिक़ उसी कैम्प में रहा, बल्कि सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान पर हमले के तनाजुर में पाकिस्तान और अमरीका की क़ुर्बत मज़ीद बढ़ गई, जबकि दूसरी तरफ ईरान अमरीकी कैम्प से निकल गया। उधर ईरान ने अपने इनक़लाब को पाकिस्तान और दीगर ममालिक तक एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ गई। इधर अरब ममालिक पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में माली मदद करते रहे, जबकि पाकिस्तानी ज़र मुबादला का बड़ा वसीला भी अरब ममालिक रहे। इस तनाजुर में पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अरब ब्लॉक में जाने का जवाज़ बनता था, लेकिन पाकिस्तान ने अरब ममालिक और ईरान के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन को बरकरार रखा। लेकिन ईरान सऊदी अरब के साथ अपना प्रॉक्सी वार पाकिस्तानी सरजमीन पर लड़ता रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ़िरक़वारियत को हवा मिलती रही और उसमें दहशत का अंसर भी शामिल हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान इराक़ ईरान जंग में न सिर्फ गैर जानिबदार रहा, बल्कि दामे दरमे सुख़न ईरान की मदद भी करता रहा। ईरान के अमरीका के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म हुए तो पाकिस्तानी सफारतखाना ईरान के लिए राब्ते के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, लेकिन ईरान ने इन एहसानात का जवाब कभी भी एहसान की सूरत में नहीं दिया। दोनों ममालिक के माबैन एक बड़ा वजह निज़ा अफ़गानिस्तान भी रहा। अगरचे दोनों ममालिक मुजाहिदीन को सपोर्ट करते रहे, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान का ज़्यादा इमदाद अफ़गानिस्तान के सुन्नी और पश्तून तंजीमों को, जबकि ईरान का फ़ारसी बोलने वाले और हज़ारा तंजीमों को मिलता रहा। सोवियत यूनियन के इनख़िला के बाद से ईरान अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया का स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गया। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सपोर्ट से तालिबान की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो ईरान इंडिया के साथ मिलकर शमाली इत्तेहाद को न सिर्फ सपोर्ट करता रहा, बल्कि एक मौका पर तो उसने तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी अफ़वाज भी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जमा कर दी। लेकिन पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि तालिबान ईरान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम ना करे। इसी तरह अगर अमरीकी पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी दौर में मौजूद भी रहे तो उसने उसे ईरानी मफादात के ख़िलाफ़ काम करने नहीं दिया। पाकिस्तान पर ईरान के एटमी प्रोग्राम में सपोर्ट का इल्ज़ाम भी लगता रहा, और जब मगरिब की तरफ से दबाव आया और ईरान रंगे हाथों पकड़ा गया तो ईरानी हुकाम की तरफ से IAEA को बताया गया कि पाकिस्तान ने उनके साथ ताउन किया। हामिद करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत में अगर इंडिया अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था तो वो ईरान के ताउन के मरहून मिन्नत था। इन दोनों हुकूमतों में अफ़गान मीडिया अमरीका से ज़्यादा ईरान के ज़ेर असर रहा, और ईरान के ज़ेर असर मीडिया से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल जहरीला प्रोपेगेंडा होता रहा। लेकिन जब तालिबान दोबारा फातह बनकर अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बने तो पाकिस्तान ने कोशिश की कि तालिबान और ईरान के ताल्लुकात खुशगवार रहें, और अब के बार अगर दोनों यानी तालिबान और ईरान के माबैन तनाव नहीं तो उसमें पाकिस्तानी कोशिशों का भी बड़ा दखल है। लेकिन अफसोस कि ईरान का रवैया नहीं बदला। जहाँ तक बलोच अलाइदगी पसंदों का ताल्लुक़ है तो वो दोनों ममालिक के लिए यकसा ख़तरा है, और इमाम ख़ुमैनी के इनक़िलाब से क़बल शाही दौर में दोनों ममालिक उनके ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाई करते रहे। लेकिन अब सूरत हाल यूँ बदली है कि ईरान ईरानी बलोच अस्करियत पसंदों को तो कुचलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी बलोच अस्करियत पसंदों को ताकतवर बनाना चाहता है। इस तब्दीली की वजह सीपेक और इंडिया के साथ उसकी क़ुर्बत है। ईरान समझता है कि सीपेक की कामयाबी की सूरत में उसके चाबहार के बंदरगाह की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो पाकिस्तानी बलोच अस्करियत पसंदों को अपने सेफ हाउस में रखता है। वाज़ेह रहे कि गुलजार इमाम शम्बे तस्लीम करते हैं कि वो ईरान के सेफ हाउस में रहे, और दूसरी तरफ
انڈیا کے کلبھوشن یادیو جیسے کرداروں کو اپنی دستاویزات کے ساتھ پناہ دیتا ہے۔ ماضی میں پاکستان جند اللہ کے درجنوں اہلکاروں کو گرفتار کر کے ایران کے حوالے کر چکا ہے، لیکن ایران کی طرف سے پاکستان کو مطلوب افراد کبھی پاکستان کے حوالے نہیں کیے گئے۔ ماضی میں ایران الزام لگاتا رہا کہ جند اللہ کے سربراہ عبدالمالک ریگی پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ گرفتار ہوئے تو 1 ارب ملک جا رہے تھے اور ان کے ہاں سے افغان حکومت کے ٹریول ڈاکومنٹس برآمد ہوئے۔ پاکستان چاہتا تو ایرانی دستاویزات کے ساتھ چابہار میں قیام کرنے والے انڈیا کے حاضر سروس انٹیلیجنس افسر کلبھوشن یادیو کو ایران کے خلاف بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا تھا، تاہم اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن افسوس کہ ایران کے رویے میں پھر بھی تبدیلی نہ آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک ایران بارڈر کے دونوں طرف علیحدگی پسند عناصر موجود ہیں، لیکن ان کی سرکوبی کے لیے دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کا ایک جامع نظام موجود ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں اب کی بار ایران نے سفارت اور سرحداتی رابطوں کو بالائے طاق رکھ کر بلوچستان میں حملہ کر دیا۔ پاکستان نے فوری طور پر سفارتی محاذ پر شدید احتجاج تو کیا، لیکن ساتھ ہی درون خانہ رابطوں کے ذریعے ایران سے کہتا رہا کہ وہ اسے اپنے کسی افسر کی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لے کہ معاملہ آگے نہ بڑھے۔ لیکن ایران ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصر رہا کہ اس نے کوئی غلط نہیں کیا، حالانکہ جس جگہ کو نشانہ بنایا گیا وہاں مقامی بلوچ خواتین اور بچے نشانہ بنے۔ ایران اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہ دے سکا کہ وہاں ایرانی بلوچ عسکریت پسند موجود تھے، چنانچہ پاکستان جواب دینے پر مجبور ہوا۔ اور واضح فرق یہ ہے کہ ایرانی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستانی کارروائی میں جو لوگ نشانہ بنے وہ ان کے شہری نہیں تھے۔ ایران کو یہ تو پتہ چل گیا کہ پاکستان عراق یا شام نہیں ہے، لیکن نہ تو پاکستان کو معاملے کو مزید آگے بڑھانا چاہیے اور نہ ایران کو، کیونکہ اس سلسلے کا دونوں میں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہوگا تو صرف اسرائیل کا ہوگا اور نقصان ہوگا تو صرف فلسطینیوں کا ہوگا، کیونکہ ایک تو غزہ کے معاملے سے توجہ ہٹ گئی ہے اور دوسری طرف فلسطینیوں کے حامی 2 ممالک کی توانائیاں اسرائیل کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوں گی۔ پاک ایران تناؤ کا فائدہ اسرائیل کے بعد کسی اور قوت کو ہو سکتا ہے تو وہ بلوچ عسکریت پسند ہیں، جو ایران کے لیے بھی خطرہ ہیں اور پاکستان کے لیے بھی۔ ان سے نمٹنے کے لیے دونوں کا اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ضروری ہے۔ ایران اگر باہمی طور پر پاکستان کے ساتھ معاملے کو حل نہیں کر سکتا تو دونوں ممالک چین کی ثالثی کو قبول کر لیں اور اس کی ثالثی میں کوئی مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دیں۔